Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is with regard to ये जो वीडियो है ये है आपके CDPO के सोशोलॉजी के एग्जामिनेशन को लेके। यहाँ पे आप लोगों का मेंस में जो ऑप्शनल पेपर होता है उसमें आपके पास कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है आपका समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी। तो यहाँ पे हम इसके एक बार सिलेबस की बात कर लेते हैं। वैसे एग्ज़ाम अब बहुत पास है, आप लोग काफ़ी समय से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और ये सिलेबस मैं उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ लिया होगा। तो हम ट्राई करेंगे एक बार सिलेबस को समझने की और फिर कुछ रिवीजन रह जाएगी तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में उन रिवीजन को करने की, ताकि आप एग्ज़ाम में लास्ट समय पे एक अच्छी तैयारी के साथ, एक रिवीजन के साथ किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, आंसर राइटिंग किस तरीके से होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ आप एग्ज़ाम लिख सके। अगर आपको चाहिए कि हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो आप मुझे बता सकते हैं, हम इस टॉपिक पे और भी ज़्यादा बातें करेंगे, इस विषय को और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आपके सिलेबस की बात कर लेते हैं। अब ये आपको क्लियर है कि पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होते हैं इसके आपके। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पेपर है उसकी मैं यूनिट्स की बात करती हूँ। फर्स्ट है सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना। किस तरीके से ये जो आपका सोशोलॉजी है, समाजशास्त्र है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में ये इमर्ज हुआ बाकी शाखाओं से। बाकी शाखाएं जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, आपका इतिहास हो गया, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इन सबसे सब्जेक्ट का क्या संबंध है, राइट। अन्य शाखा मतलब बाकी विषयों से, बाकी जो सब्जेक्ट है उससे सोशोलॉजी, समाजशास्त्र किस तरीके से लिंक है। उसके बाद हम बात करेंगे यथार्थता एंड विश्वसनीयता और उसकी समानता, समस्याओं की, रिलायबिलिटी की, वैलिडिटी की। ये सब बात हमें देखनी है कि रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होता है। फिर वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान संरचना, सोशल रिसर्च की यहाँ पे अब हमें बात करनी है, किस तरीके से सोशल रिसर्च में डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन की बात करनी है। फिर R.M. मैकाइवर की कार्य कारण अवधारणाएं, तो मैकाइवर की सोशोलॉजी को लेके, जो भी समाजशास्त्र को लेके उनकी जो विचारधाराएं हैं उस पर हमें जिक्र करना है। अगला अगर हम देखेंगे तो है समाजशास्त्र के क्षेत्र में पद प्रदर्शक, पॉइनरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशोलॉजी। सोशोलॉजी जब इमर्ज हुआ एज अ सब्जेक्ट तो उसके बहुत सारे कारण थे। भारत में अलग कारण थे, वेस्ट में अलग कारण थे। तो शुरू में कुछ ऐसे लोग रहे थे जिन्होंने इस विषय में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, इस विषय के अध्ययन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। तो उनमें से कुछ थिंकर यहाँ पे आपको क्लियर कट पढ़ने हैं, जैसे कि अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, मॉर्गन के बारे में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ना है, मैक्स वेबर के बारे में पढ़ना है, सोरोकिन के बारे में पढ़ना है, माइल डर्कीम पढ़ना है, पेरेटो पढ़ना है, पार्सन्स पढ़ना है, एंड मर्टन, R.K. मर्टन के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे कुछ सोशोलॉजिस्ट यहाँ पे, समाजशास्त्री, ये देखने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें गुमलोविस, डेरेंद्रॉफ एंड कोबर के बारे में, कोजर हैं ये, राइट, ये कोबर नहीं है, ये कोजर है, यहाँ पे कोजर के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा जो यूनिट है ये आपका सारे समाजशास्त्री और सोशोलॉजिस्ट से लिंक करता है, जिसमें इनकी सारी अवधारणाएं पढ़नी है। अब ये देखने में इतना छोटा लग रहा है, लेकिन इन थिंकर्स की बहुत सारी अलग अलग अवधारणाएं हैं, अप्रोचेज हैं जिस पे इन्होंने काम करा है, वो सारी इनके कंसेप्ट को हमें डिटेल में देखना है। तीसरी यूनिट की अगर हम बात करें तो तीसरी यूनिट है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संगठन, सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सामाजिक संरचना है ये अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपकी परिवार की बात, समूह क्या होते हैं, परिवार वगैरह आगे अलग से भी आएगा, बट यहाँ पे आपको प्रॉपर समूह क्या है, सामाजिक वर्ग क्या होते हैं, ये सब देखने हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से जो समाजशास्त्र को पढ़ने की जो अप्रोचेज होती हैं, फंक्शनलिस्ट यानी कि प्रकार्यवाद, मार्क्सवादी सिद्धांत, ये सब आपको देखना है। व्यक्ति एवं समाज का कंसेप्ट आपको देखना है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी की बात करनी है। सामाजिक अंतःक्रिया हमें देखना है, सोशल इंटरैक्शनिज्म का कंसेप्ट, सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह, कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं, ये अपने आप में एक डिटेल टॉपिक है, राइट। फिर आपका सामाजिक स्तर, सोशल लेवल, वो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वगैरह होता है, सामाजिक जो आपका अलग अलग स्ट्रैटा में डिवीज़न होता है, स्तरीकरण, अगली यूनिट है पूरी वैसे। सामाजिक स्तरीकरण, गतिशीलता, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। तो ये स्तरीकरण होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, स्तरीकरण की विचारधाराएं क्या क्या हैं अलग अलग, ये सारी हमें यहाँ पे इस यूनिट में देखनी है। अगली यूनिट है परिवार, विवाह व नातेदारी के बारे में। परिवार क्या है, विवाह क्या है, इनके क्या फंक्शन होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, नातेदारी को लेके क्या क्या थ्योरीज हैं, ये पूरा अपने आप में डिटेल, जितना दिख रहा है उतना छोटी नहीं होती हैं चीज़ें, जब एक्सप्लेन करने चाहते हैं तो हमें इनको और डिटेल में पढ़ना है। औपचारिक संगठन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना है नौकरशाही का कंसेप्ट। नौकरशाही वैसे हम ब्यूरोक्रेसी, वेबर जब पढ़ेंगे तो वेबर ने भी नौकरशाही की बात करी थी, वहाँ पे हम देखेंगे ये कंसेप्ट क्या होता है, बट वही यहाँ पे रिपीट हो रही हैं चीज़ें।
लोकतांत्रिक तथा सत्तात्मक स्वरूप, स्वैच्छिक मंडली, ये सब हमें यहाँ पे देखना है। वॉलंटियरी ग्रुप्स, वॉलंटियरी ऑर्गेनाइजेशंस जो बनती हैं, स्वैच्छिक मंडली मतलब अपनी इच्छा से। इसमें अगर हम आगे देखेंगे, अगली यूनिट है आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। तो इकोनॉमी में सबसे पहले विनिमय आ जाता है। यूजीसी नेट के सिलेबस में भी ये काफ़ी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक एक पूरी यूनिट है ना आपकी इकोनॉमी एंड सोसाइटी को लेके। तो विनिमय के प्रकार, विनिमय को लेके सिद्धांत, यहाँ पे तो जनरल बात की है। औद्योगिकरण और राजनीतिक को कैसे लिंक करोगे, शैक्षिक, धार्मिक, पारिवारिक लेवल पे चीज़ें किस तरीके से होती हैं, परिवर्तन व आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व क्या हैं, सोशल चेंज की बात करनी है, किस तरीके से वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और आपको पता है सब्जेक्टिव आना है ये पेपर, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि 4 MCQ आएंगे आप वहाँ लिख लोगे, आपको इसको सब्जेक्टिव और बहुत डिटेल्ड मैनर में कवर करना है। डन। फिर हमारे पास है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था की क्या अवधारणाएं हैं, इसके क्या प्रकार हैं, क्या प्रकार्य हैं, प्रकार्य मतलब होते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ें। देखो अब एक यहाँ पे आपको आर्थिक दे दिया, यहाँ पे आपको राजनीति दे दी, यहाँ पे आपको शिक्षा दे दिया, यहाँ पे आपको धर्म दे दिया। ये अलग अलग जो आपके समाज में सामाजिक संरचना में जो अलग अलग कंपोनेंट हैं, अलग अलग तत्व हैं, उन सबको डिटेल में पढ़ना है, उनके आयामों को डिटेल में पढ़ना है। राजनीतिक व्यवस्था में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर आपको शक्ति, प्राधिकार एवं वैधता की अवधारणा है, वैधता की अवधारणा है। अच्छा, शक्ति एवं प्रकार जब पढ़ेंगे ना तो कुछ सोशोलॉजिस्ट के नाम से पढ़ लेंगे, हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन शक्ति यानी पावर के बारे में बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने भी अलग अलग बात की है, थ्योरी दी है, तो वो यहाँ पे हम देख लेंगे। राज्य विहीन समाज, ऐसा समाज जहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है, उसकी बात करनी है। तंत्रात्मक एवं सत्तात्मक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पढ़नी है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। शैक्षिक प्रणाली की बारी आएगी तो शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, आदर्शवाद व पांडित्यवाद के प्रभाव क्या हैं, राइट। फिर शिक्षा में नए नए जो चेंज आ रहे हैं वो, शिक्षा किस तरीके से समाजीकरण, एजुकेशन सोशलाइजेशन को बढ़ दे रही है, पढ़ेंगे सोशलाइजेशन क्या होता है डिटेल में, तो और शिक्षा क्या रोल प्ले कर रही है उस चीज़ में। सांस्कृतिक पुनर्जन्म के बारे में बात करनी है। फिर आपको सामाजिक स्तरीकरण की बात यहाँ पे करनी है। धर्म में देखेंगे तो धार्मिक तथ्य क्या है, सोशल फैक्ट क्या है, पावन व अपावन की अवधारणा है, प्योरिटी एंड सेक्रेड एंड प्रोफेन है, वैसे ही अमाइल दरकीम का कंसेप्ट है। अमाइल दरकीम में हम इसको पढ़ लेंगे, जब हम दरकीम देखेंगे तो हम लोग ये पढ़ लेंगे, पावन व अपावन, सेक्रेड एंड प्रोफेन की अवधारणा। तो ये टॉपिक आपका पहले ही ऊपर वाले जो थिंकर्स हैं उसमें कवर, सोशोलॉजिस्ट में कवर हो जाएगा। जादू टोना धर्म एवं विज्ञान, मैजिक के बारे में भी पढ़ना है। फ्रेजर जो है वो एक थिंकर हैं जो मैजिक को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, वो हमें देखना है। धर्मनिरपेक्षीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये हमें देखना है। और ये बेसिकली क्वेश्चंस देखने साथ साथ में कि क्वेश्चंस किस तरीके से इसमें पूछे जा रहे हैं। इन यूनिट्स में जो सिलेबस है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे किस तरीके से बनने हैं, ये मेजर पार्ट है जो हमें देखना है। फिर है सामाजिक परिवर्तन के विकास। सामाजिक परिवर्तन के विकास में यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी, प्रकार्यवादी व संघर्षवादी सिद्धांत। सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज। आधुनिकरण मतलब जो आपका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उसके बारे में बात करनी है। इक्वालिटी एंड आपका सोशल जस्टिस की बात करनी है, समानता व सामाजिक न्याय। तो ये सारी जो थी ये पेपर 1 की बात थी। अब पेपर 2 में देखेंगे तो ये इंडियन सोसाइटी की बात कर रहा है। पेपर 2 जो है वो तो जनरल लेवल पे बात कर रहा है सिलेबस, क्योंकि सोशोलॉजी जो इमर्ज हुआ, इसका जो उद्भव हुआ वो भारत में तो नहीं हुआ था, बाहर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इन सब के बाद आपकी औद्योगिक क्रांति के बाद ये एक सब्जेक्ट के रूप में आया और धीरे धीरे विश्व में फैलता गया। इंडियन सोसाइटी में तो इसका इमर्जेंस बाद में हुआ है, लेट 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी में इसका इमर्जेंस हमें देखने को मिलता है। तो भारतीय समाज में वो आपसे क्या क्या यूनिट दी हैं उसने। सबसे पहले भारतीय समाज, ये फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपका पारंपरिक हिंदू संगठन की क्या विशेषताएं हैं, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है, भारतीय समाज पर बौद्ध, इस्लाम तथा आधुनिक पश्चिम का क्या प्रभाव पड़ रहा है, बुद्धिज़्म, इस्लामिज्म, इनका इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सेकेंड यूनिट यहाँ पे भी आ गई सामाजिक स्तरीकरण, बट यहाँ पे थोड़ा इंडियन कंटेक्स्ट में पॉइंट है। मीनिंग ऑलरेडी आप पेपर 1 में पढ़ लोगे, इसके टाइप्स, मीनिंग्स ये सब हम ऑलरेडी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ वो क्या बात कर रहा है, जाति व्यवस्था एवं इसके रूपांतरण। इंडिया में जो डिवीज़न था वो कास्ट सिस्टम को लेकर था। जाति के बेसिस पे जो भी आपके जाति प्रथा की उत्पत्ति हो रही थी, हिंदू व गैर हिंदू जातियों में जो असमानताएं आ रही थी, इनके न्याय और असमानताएं के बारे में बात करनी है। जाति गतिशीलता, कास्ट मोबिलिटी किस तरीके से चीज़ें थी, पिछड़ी जाति बनाम पिछड़े वर्ग पे बात करनी है। अनुसूचित जाति एवं आपका जो ये अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है,
अनटचेबिलिटी के कंसेप्ट के बारे में बात करनी है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है कि सरकार क्या रोल प्ले कर रही है। तो अनटचेबिलिटी के लेके संविधान में आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी एबॉलिशन करने की बात करता है। उसके अलावा बहुत सारी और भी राइट टू इक्वालिटी मिलता है। उसके अलावा आपके बहुत सारे एक्ट भी बने हैं, SC ST एट्रोसिटीज़ एक्ट वगैरह करके एक्ट भी बने हैं, कानून भी बनाए गए हैं जिससे इस चीज़ों को इस रोकथाम लगे। तो वो सब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर परिवार विवाह व नातेदारी। अब परिवार विवाह नातेदारी तो ऊपर से पढ़ के आओगे ही कि परिवार क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, नातेदारी के थ्योरीज क्या हैं, विवाह के कितने प्रकार हैं। लेकिन यहाँ क्या आपको देखना है, संगोत्र व्यवस्था में क्षेत्रीय विविधता एवं उनके सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली आपको देखना है और किस तरीके से इसके स्वरूप बदल रहे हैं। आज की डेट में जो है एकल परिवार ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, पहले संयुक्त परिवार थे, तो वो संयुक्त से जो एकल आए हैं, ये जो बदलते स्वरूप है इसको हमें देखना है। फिर हमें देखना है विभिन्न नृजातिक समूहों में आर्थिक व जाति वर्गों में विवाह किस तरीके से हो रहा है और कैसे उनकी प्रकृति जो है बदल रही है। परिवार व एवं विवाह पर कानून के क्या क्या कानून बनाए गए हैं। महिलाओं की बदलती स्थिति पे बात करनी है, महिलाओं का सामाजिक विकास, और झारखंड में अंतर्जातीय विवाह के कारण क्या है और उसके परिणाम क्या हैं, ये सब हमें देखना है। फिर आता है अगला आर्थिक प्रणाली। अगेन यूनिट वही है बट भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। भारत के संदर्भ में जजमानी व्यवस्था, जजमानी सिस्टम देखने को मिलता था। ये चैनल पे रिसेंट वीडियो भी है, हालांकि मैंने इग्नू MA सोशियोलॉजी के लिए बनाई थी, बट आप लोग भी उसको देख सकते हैं तो आपको टॉपिक कवर हो जाएगा। पारंपरिक समाज पर उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की सामाजिक सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, ये हमें देखने हैं। व्यावसायिक विविधीकरण और किस तरीके से वो सामाजिक मतलब जो आपके व्यवसाय हैं, ऑक्यूपेशनल डिवीज़न या डिफरेंशिएशन हमें देखने को मिलता है। मजदूर संघ जो बने हैं वो, आर्थिक विकास। अब मजदूर संघ बने हैं तो मजदूर संघ क्या रोल प्ले करते हैं, मजदूर संघ किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आएगा। आर्थिक विकास को सामाजिक, जो आर्थिक विकास को सेट करने वाले सामाजिक निर्धारक क्या है और उनके परिणाम क्या हैं। आर्थिक असमानताएं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात है। शोषण और भ्रष्टाचार की बात। फिर झारखंड के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण और आर्थिक विकास की संभवताएं, मतलब कि झारखंड के पिछड़े होने के क्या कारण हैं और आर्थिक विकास के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है इस यूनिट में। जब भारत के बारे में बात है और आपका झारखंड स्पेसिफिक पेपर है तो झारखंड को लेके भी यहाँ पे हमसे चीज़ें पूछी हुई हैं। फिर है हमारा टॉपिक राजनीतिक व्यवस्था को लेके। अब राजनीतिक व्यवस्था में जो हमारे पास टॉपिक आएंगे, किस तरीके से आपकी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके फंक्शंस क्या हैं, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या होते हैं और उनकी सामाजिक संरचना किस तरीके से वो क्रिएटेड है। राजनीतिक जो आपका ये शक्ति का विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है पावर का। राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, और ये क्या रोल प्ले करता है, इसको किस तरीके से ये जो राजनीतिक भागीदारी है ये लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है। इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर देने हमें आने चाहिए। झारखंड में मतदान का क्या स्वरूप है, मतदान प्रणाली में जाति, समुदाय एवं आर्थिक कारकों की अनुरूपता। अच्छा, अब मतदान की बात होगी तो आप रिसेंट देख के जा सकते हो ना, डेटा ऑनलाइन जो अवेलेबल है कि कितने लोगों ने झारखंड में वोट दिया है, पिछले बार के हिसाब से बढ़ा या कम हुआ है, और महिलाओं पुरुष ने कितना वोट दिया है। तो इस तरीके से आप थोड़ी डेटा कलेक्ट करके जा सकते हो, ताकि जब आप एग्ज़ाम में इस तरीके का डेटा लिखोगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा बेटर पड़ेगा। चलिए फिर अगेन सेम यूनिट है शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पे आपका है शैक्षणिक असमानताएं क्या हैं, शिक्षा व सामाजिक गतिशीलता, किस तरीके से शिक्षा जो है वो सोसाइटी में मोबिलिटी लाती है। महिलाओं की शिक्षा में क्या समस्याएं हैं, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जनजातियों जो जातियां हैं उनमें क्या शिक्षाओं की समस्याएं हैं। झारखंड में शिक्षा के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं, राइट। और आपके जो अनियोजित रूप से संस्थान बने हैं, मतलब अनप्लान्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो प्लान तरीके से काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंटलाइज नहीं है, उसके क्या फंक्शंस हैं, मतलब वो उसके क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, फंक्शन और डिसफंक्शन है। फिर झारखंड में उच्च शिक्षा की समस्याएं, मतलब एक नॉर्मल एजुकेशन स्कूल लेवल तक की तो बात हो रही है, बट हायर एजुकेशन को लेके क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। फिर आता है धर्म। धर्म की बात करते हैं तो जनसंख्यात्मक परिणाम। फिर यहाँ पे आपका किस तरीके से भौगोलिक वितरण है, किस किस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें आपकी डिवाइडेड हैं। अल्पसंख्यकों का स्तर पे बात करनी है, संचार और आपका धर्मनिरपेक्षता। जाति व्यवस्था में जो अलग अलग धार्मिक आंदोलन हुए, चाहे वो बौद्ध धर्म में हो, जैन में हो, ईसाई में हो, इस्लाम में हो, ब्रह्म समाज हो, आर्य समाज हो, इनमें क्या क्या आंदोलन और इनके आंदोलनों के प्रभाव क्या पड़े हैं। फिर झारखंड में पश्चिमीकरण व आधुनिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, और भारतीय सामाजिक संगठन पर धर्म व राजनीति का जो बढ़ता कनेक्शन है, इंटरलिंकिंग है,
उसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर अगली यूनिट जो है आपकी सिलेबस अच्छा खासा है, आप लोग देख सकते हैं, मैं मान के चलती हूँ अब तक तो काफ़ी बच्चे तैयारी कर चुके होंगे। जनजाति समाज की बात है तो जनजातियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, उनकी आर्थिक राजनीतिक समस्याएं क्या क्या हैं, जनजाति कल्याण की विचारधाराएं क्या क्या हैं, बिरसा आंदोलन, झारखंड आंदोलन को बताना है आपको, राइट। जो भी आपके झारखंड को लेके स्पेसिफिक आंदोलन है वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं। फिर ग्रामीण समाज व्यवस्था एवं समुदाय विकास, ग्रामीण समुदाय का किस तरीके से विकास हो सकता है, रूरल सोसाइटी किस तरीके से डेवलप हो सकती है, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट क्या क्या हैं, जो आपकी शक्ति संरचना होती है ग्रामीण समाज में वो किस तरीके की होती है, गरीबी की बात करनी है, ऋणग्रस्तता की बात करनी है, जब ऋण के जाल में फंस जाते हैं, डेप्ट ट्रैप हो जाता है, डेप्टनेस हो जाती है, बंधुआ मजदूरी की बात करनी है, भूमि सुधार के परिणाम क्या पड़े थे रूरल एरिया में, जो विकास योजना बनती है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बनते हैं, उनका क्या यहाँ पे डेवलपमेंट इम्पैक्ट पड़ा, प्लस हरित क्रांति, ग्रामीण विकास की नई नीतियाँ, हरित क्रांति के बारे में भी यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में उसके क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े और रूरल सोसाइटी को किस तरीके से उसने इम्पैक्ट किया वो हमें देखना है। फिर बात आती है शहरी सामाजिक संगठन, जो अर्बन सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। अब इसमें आपको देखना है कि शहरी समुदायों में सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन या मोबिलिटी किस तरीके से होती है, अनेकता व सामुदायिक एकीकरण की बात करनी है, शहरी पड़ोसदारी, आपस में अर्बन जो नेबरहुड है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, उसमें क्या क्या चेंज हैं, शहरों और गाँव में आपका क्या अंतर है, रूरल अर्बन एरियाज़ की लाइफस्टाइल में, पैटर्न में, स्ट्रक्चर में, मतलब सब ओवरऑल आपको डिफरेंस बताना है। फिर अगला है पॉपुलेशन डायनेमिक, जनसंख्या गतिकी, पॉपुलेशन डायनेमिक्स 11th यूनिट है हमारी। इसमें हमें जनसंख्या को लेकर परिवर्तन की बात करनी है, जनसंख्या संरचना की बात करनी है, जनसंख्या को लेकर, पॉपुलेशन को लेकर डेमोग्राफी की जब बात करते हैं तो उसकी थ्योरी है रॉबर्ट मालथ्यूस की, उस पर हमें बात करनी है, जो थ्योरीज हैं दोनों उस पर बात करनी है। जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब क्या होता है, भारत की जनसंख्या नीति क्या है और क्या आपको किस तरीके से आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्लान कर रहे हो और क्या आप उसमें कर सकते हो, अन्य निर्धारक लक्ष्य क्या क्या हैं, सांस्कृतिक तथा आर्थिक निर्धारक एवं भारत में परिवार नियोजन प्रक्रिया, भारत में जो परिवार नियोजन प्रक्रिया है इसकी अस्वीकृति में इनकी भूमिका, मतलब लोगों ने तो उसको स्वीकार नहीं किया ना, गवर्नमेंट तो ला रही है पॉलिसी बट लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो उसके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पे। फिर लास्ट यूनिट जो हमारी इसमें है वो है सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकरण। यस, ये लास्ट यूनिट है, उसके बाद आपका आगे का दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस है। सामाजिक परिवर्तन व आधुनिकरण में आप देखोगे तो यूथ का जो अनसेटिस्फेक्शन है, युवा असंतोष, उसके कारण क्या है, पीढ़ियों में अंतर क्या क्या है, महिलाओं की बदलती स्थिति है, पहले भी ऊपर आ चुका है टॉपिक, सामाजिक परिवर्तन के मुख्य कारण क्या है, राइट, सुधारवादी आंदोलन क्या है, बहुत सारे सामाजिक आंदोलन अलग अलग हुए हैं, किस किस टॉपिक पे सामाजिक आंदोलन होते हैं, नए और पुराने सामाजिक आंदोलनों में क्या अंतर है, सोशल मूवमेंट पूरा डिटेल में करना है, ओल्ड एंड न्यू सोशल मूवमेंट, औद्योगिकरण और शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आपका अर्बनाइजेशन, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह क्या होते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपको बात करनी है। फिर आपको बात करनी है परिवर्तन की प्रक्रिया और संस्कृतिकरण, परिवर्तन किस तरीके से आ रहा है, उसका क्या प्रोसेस है, संस्कृतिकरण क्या होता है, पश्चिमीकरण क्या होता है, संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट जो कि MN श्रीनिवास ने दिया था, आधुनिकरण की बात करनी है, आधुनिकरण के साधन क्या क्या है इस पे बात करनी है, वर्तमान सामाजिक दुर्गुण, भ्रष्टाचार और पक्षपात और तस्करी और कालाधन, ब्लैक मनी और जो ये इलीगल आपका ट्रेडिंग होता है, करप्शन है, इन सब टॉपिक पे बात करनी है, क्योंकि मेंस का एग्जाम है तो इन टॉपिक्स पे डिटेल में आपसे लिखने के लिए आता है, राइट। तो आपको टॉपिक सिर्फ पता नहीं होना चाहिए, आपको उसका मीनिंग, उसके रिगार्डिंग कोई समाजशास्त्री का नाम है वो, कोई कानून है तो वो, क्योंकि आपको अपने आंसर में कोट करना पड़ेगा, तभी आप बाकियों से अच्छे नंबर ले सकते हो। सिर्फ नॉर्मल ये एस्से राइटिंग नहीं है कि आप कुछ भी कहानी लिख दोगे और आपको लगेगा कि आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं, टू द पॉइंट बात होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में ज़्यादा अच्छा कंटेंट, अपनी बातों को आपको पहुँचाना है, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करके अपने आंसर में प्रेजेंट करने हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने सिर्फ सिलेबस डिस्कस करा है। अगर आपको लगता है कि आपको आंसर राइटिंग के लिए और टिप्स चाहिए और हम कुछ आंसर यहाँ पे डिस्कस भी करें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग सोशियोलॉजी के सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 को कुछ क्वेश्चंस को प्रॉपर विद आंसर यहीं पे चैनल पे यूट्यूब पे डिस्कस करें। तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगा, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताएंगे एंड देन आप लोगों के रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम लोग आगे फर्दर क्वेश्चन आंसर का कंटेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।